तो हम चाहे वैल्यूएशन की बात करें या फिर जियोपॉलिटिकल जो रीजन्स हैं उनकी बात करें, तो क्या लगता है मार्केट के बारे में? तो क्या होना चाहिए कि यहाँ पे नए नए बिजनेसेस लिस्ट होने चाहिए ताकि ये यूनिवर्स बढ़े। इनकी रैलीज आती रहेंगी बट वो एक हेजिंग की तरह हमको यूज़ करनी चाहिए। अगर जॉब्स मिलते रहेंगे तो कंजम्पशन बढ़ती रहेगी, तो जॉब्स मिलने के लिए कैपेक्स होना ज़रूरी है। अगर एफआईआई का सपोर्ट मिलेगा तो शायद मार्केट्स और तेजी दिखाएंगे। वी आर ग्रोइंग, हम लोग तो, हमारी ग्रोथ तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है अभी 8। दूसरी चीज़ ये है कि हर एक निवेशक के रिस्क एपेटाइट पे भी ये निर्भर करता है कि उसको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है। सेफ स्टोरेज करके हमने हमेशा गोल्ड में, ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरी में ही इन्वेस्ट करते आए हैं। सिल्वर का वैसे नहीं है। सिल्वर इज अगेन वेरी वोलेटाइल एंड इंडस्ट्रियल यूजेज। इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है और इन्वेस्टर्स के मन में थोड़ी चिंता भी है कि ये जो माहौल है कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब सुधार आएगा। तो आपकी इस दुविधा को दूर करने के लिए मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं डायरेक्टली एक फंड मैनेजर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल और जैसा मैंने कहा कि आपकी दुविधा दूर करने के लिए मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं फंड मैनेजर से। तो मेरे साथ हैं द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड की सीआईओ इक्विटी मिस अपर्णा शंकर। धन्यवाद पंकज के आपका, आपके साथ बात करने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए ये मेरी आई एम ऑब्लाइज्ड। थैंक यू वेरी मच। मुझे कहना चाहिए कि मैं जब भी रिक्वेस्ट करता हूं आपसे तो आप ना नहीं कहती हैं, समय निकाल लेती हैं और आप जिस तरह से मार्केट को समझाती हैं या जो भी चिंता होती है निवेशकों के मन में उसे एड्रेस करने की कोशिश करती हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि मार्केट आउटलुक क्या है? अब शेयर बाजार में काफी समय हो गया है, काफी समय से उतार चढ़ाव बना हुआ है और ऊपर से इस वक्त देखा जाए तो कुछ ग्लोबल भी ऐसे वजह हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा अनसर्टेनिटी और बनी हुई है। तो हम चाहे वैल्यूएशन की बात करें या फिर जियोपॉलिटिकल जो रीजन्स हैं उनकी बात करें, तो क्या लगता है मार्केट के बारे में? अभी हमारा जो मार्केट है वो जो इंडियन इकोनॉमी है उसका आईना है समझिए। सो अगर इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बाहर के देशों में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, जो टर्बुलेंसेस हो रहे हैं, उनकी वजह से जो भी इम्पैक्ट आ रहा है वही इम्पैक्ट मार्केट में भी प्रतीत हो रहा है। तो उसी लिए ये जो अनसर्टेनिटी हम जो देख रहे हैं पिछले 1 साल भर से या 1.5-2 साल से, और जो कंसोलिडेशन रेंज देख रहे हैं या फेज देख रहे हैं, उसकी ज़्यादातर कारण यही है कि बाहरी देशों में जो हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि इंडिया इज़ ऑल्सो बिकमिंग एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। So if exports are kind of impacted because of these turbulences, of course there is going to be an impact on the Indian economy's growth. जो इंडियन इकोनॉमी जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी उसमें थोड़ा सा ठहराव आ गया है। इसीलिए ये मार्केट जो कंसोलिडेशन फेज में गया है वो एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण मैं ऐसे सोचती हूँ, ये डिमांड सप्लाई क्लासिक एग्जाम्पल है। यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स है, जैसे कि 5,500 स्टॉक्स जो लिस्टेड हैं, उसी को जो नया पैसा आ रहा है वो चेज कर रहा है, इसलिए वो शायद वैल्यूएशंस ऐसे ही लग रहा है कि एलिवेटेड लेवल्स पे है। तो क्या होना चाहिए कि यहाँ पे नए नए बिजनेसेस लिस्ट होने चाहिए ताकि ये यूनिवर्स बढ़े और ये जो पैसा जो आ रहा है वो मोर नंबर ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट हो। तभी वो एक फेज़ ऐसा आएगा कि जहाँ पे हमको थोड़ा वैल्यूएशन बेटर लगने लगेगा या कम हुआ है ऐसे लगने लगेगा। बट that's why I said this is a demand supply constraint. There is a lot of demand in the form of SIPs या direct equity investments, but there is not that kind of a huge supply in the form of new businesses getting listed. ये एक वजह हो सकती है। अभी ये माहौल में कैसे निवेशकों को निवेश करना चाहिए। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स है, जैसे कि 5,500 स्टॉक्स जो लिस्टेड हैं, और जो नया पैसा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ SIP या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स,
ये सारा पैसा इन्हीं सेम नंबर ऑफ कंपनीज को चेज कर रहा है। सो ये होना चाहिए कि यहाँ पे जो यूनिवर्स है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, यहाँ पे नए बिजनेसेस लिस्ट होने चाहिए ताकि ये यूनिवर्स बढ़े और दैट मनी स्प्रेड अक्रॉस मोर नंबर ऑफ कंपनीज। तो जबकि ये हो रहा है, पर फिर भी अगर आप पिछले कुछ 5 सालों की बात करें तो ओनली 15% ऑफ न्यू बिजनेसेस have got listed in the equity market. So that is the kind of a constraint कि हम लोग क्यों ऐसे लगता है कि ये वैल्यूएशन महंगे हैं या ये कंसोलिडेशन फेज में ही है। तीसरी चीज़ है इक्विटी एज एन इन्वेस्टमेंट, एज अ इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास हैज़ बीन अ very good asset class, maybe top performing asset class for many years and will continue to be so for many more years. इंटरमिटेंटली शायद गोल्ड और ये जो अदर एसेट क्लासेस है, प्रेशियस मेटल्स है, इनकी रैलीज आती रहेंगी, बट वो एक हेजिंग की तरह हमको यूज़ करनी चाहिए। सो इक्विटी विल बी द, ये पायाभूत जो हम बोलते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इस एसेट क्लास में होनी चाहिए, वो कंटिन्यूसली होनी चाहिए। फिर मार्केट आउटलुक के बारे में आपने पूछा कि मार्केट कहाँ पे, जहाँ पे क्या बोलते हैं डेफिसिट है, कोई भी चीज़ की जहाँ पे भी कमी है, जैसे हेल्थ केयर में है, जैसे फाइनेंशियलाइजेशन में है, जैसे गेटिंग काइंड ऑफ फंड्स फॉर एनी बिजनेस और एनी ग्रोथ विच इज़ रिक्वायर्ड लाइक NBFCs है, बैंक्स है, ये सारे जो है जो जहाँ पे कमी है और जिनको ये कमियों को पूरे करने वाली जो एंटिटीज़ है, वहाँ पे हमको लगता है काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ सकता है। अगले कुछ सालों में ये ग्रोथ चलती रहेगी। हेल्थ केयर इंक्लूडिंग द फार्मेसीज एंड द हॉस्पिटल्स एंड एनीथिंग, डायग्नोस्टिक्स ऑल्सो। अनदर थिंग इज़ कैपिटल गुड्स एंड इंजीनियरिंग एज अ सेक्टर। इंजीनियरिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे एक कंपनी दूसरे कंपनी की जैसी नहीं, बहुत ही अलग अलग कंपनियाँ यहाँ पे हैं और बहुत निश बिजनेसेस यहाँ पे हैं। सो यहाँ पे बहुत सारी हमको एज अ फंड मैनेजर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि कौन से बिजनेस में काइंड ऑफ इन्वेस्ट करें जो मल्टी ईयर मल्टीपल सस्टेनेबल ग्रोथ वो बिजनेस की हो सकती है। ऑटोमोबाइल्स काइंड ऑफ रिलेटेड टू अ कंजम्पशन। नाउ गवर्नमेंट ने इतनी सारी इनिशिएटिव्स की है, GST भी कटौती की, टैक्सेशन में बहुत सारी सहूलियत दी है। ये सारा जो पैसा है जो इन्वेस्टर का सेव हुआ है, they are using that to for the luxury goods or maybe the lifestyle expenditure. So consumption, part of the consumption is also looking good for next few years. दूसरी चीज़ ये है कि कंजम्पशन होता है या कंजम्पशन होने के लिए हमारी जो इनकम है वो बढ़नी भी ज़रूरी है। So I think this is a main government and we are as a fund manager is also struggling कि अगर जॉब्स मिलते रहेंगे तो कंजम्पशन बढ़ती रहेगी, तो जॉब्स मिलने के लिए कैपेक्स होना ज़रूरी है। सो कैपेक्स के लिए वापस वही साइकिल है कि पैसे भी ज़रूरी है। तो ये सारा जो इकोसिस्टम है वो सारा बहुत अच्छा लग रहा है फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, एटलीस्ट 5-6 ईयर्स काइंड ऑफ अ ग्रोथ। तो आपने कहा कि कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स हैं जहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, बट मेरा सवाल बहुत सिंपल है इससे पहले आपसे कि FII का इनफ्लो वो कब तक इम्प्रूव होने की या आने की उम्मीद है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स काफ़ी मजबूत हो चुके हैं, पर फिर भी अगर FII का सपोर्ट मिलेगा तो शायद मार्केट्स और तेज़ी दिखाएंगे। तो उसको लेकर कुछ आपके मन में है, कब तक आपको लगता है ऐसी कोई उम्मीद दिखाई दे रही है? करेक्ट। सो at least for last 1 year, India as a country has underperformed the emerging markets and developing markets. So I think जो भी developed markets, जो FII जो बोल रहे हैं हम, developed markets as an asset allocator, when they look at India and they look at that we are growing, हम लोग तो हमारी ग्रोथ तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, अभी 8% से नहीं हो रही है, 7.5% से हो रही है या उसके अराउंड हो रही है, बट ये अगेन India is one of the only, I mean, it's a fastest growing country. So valuations थोड़े महंगे लग रहे थे उनको, और ये अभी after the underperformance, the valuation has also started looking reasonable.
So now I think it's a matter of time. Maybe in next 1 or 2 quarters, if money inflows should start coming into India. उम्मीद है कि ये आएगा। उम्मीद है। ओके। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम मार्केट कैप की बात करें, लास्ट 1 ईयर में अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो रिटर्न्स पॉजिटिव रहे, करीब करीब 10% के आसपास का रिटर्न डिलीवर किया है। बट वहीं यदि स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न नेगेटिव रहे हैं, मिड कैप में भी ऐसा ही है। तो इस हिसाब से अब क्या लगता है आगे भी क्या वैल्यूएशन के हिसाब से स्मॉल कैप मिड कैप अभी महंगे हैं, या फिर अब क्योंकि काफ़ी करेक्शन हो चुका है तो अब यहाँ से ज़्यादा तेज़ी की बात ना भी करें पर गिरावट यहाँ पर लिमिटेड रहेगी, इससे आप कैसे समझाना चाहेंगे? गिरावट तो लिमिटेड रहेगी। Okay. उसके लिए ये है कि ये स्मॉल कैप और मिड कैप तो मतलब एक तो है हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स को देखते हैं और फिर सोचते हैं कि वहाँ पे कंपैरिजन कैसा है, लार्ज कैप का इंडेक्स, मिड कैप का इंडेक्स और स्मॉल कैप का इंडेक्स। जबकि हम बात करें 50 स्टॉक जो लार्ज कैप में है, 100-150 स्टॉक जो मिड कैप में है और 250 स्टॉक जो स्मॉल कैप इंडेक्स में है। इसके बियॉन्ड काफ़ी सारे कंपनीज जो है ये सारे मतलब इसमें आ जाती है। तो वो एक बात है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो मे बी इंडेक्स में नहीं है बट काफ़ी गिरे हुए हैं। बट उनका एक तो मतलब इन्वेस्टमेंट एपेटाइट कम था, बिजनेस थोड़ा संभल नहीं रहा था। पर अभी लास्ट 2 क्वार्टर से हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भी पहले तो सेल्स ग्रोथ दिखनी शुरू हुई, फिर तो अभी थोड़ी प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखनी शुरू हो रही है। सो ये नेक्स्ट ये शुरू हो गया है, अभी सिर्फ वो रडार पे आना बाकी है। और ये इतना यूनिवर्स बड़ा है कि इसमें से 50-60 स्टॉक ही हमको सिलेक्ट करने हैं। सो एज अ फंड मैनेजर व्हाट इज़ आवर रोल? आवर रोल इज़ टू सिलेक्ट the businesses which are better than many more businesses and which has a long term growth trajectory with a sustainable level of kind of a profitability. So if we have those kind of 50-60 businesses out of this few thousand businesses, I think our job is done. And there are a lot of such opportunities, even new age businesses, old age businesses, old economy businesses. I think there are a lot many businesses which are available at a good valuations. Only we have to just wait for some time to see that okay whether this growth is sustainable or it is fizzling out. But I think most likely the growth is going to be a sustainable growth. Okay, आपने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही। एक तो ये कि FII वापस आ सकते हैं, इसकी उम्मीद दिखाई दे रही है। दूसरी बात ये है कि जो वैल्यूएशन के हिसाब से भी आप कह रही हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप में अभी बहुत ज़्यादा डाउन साइड की उम्मीद नहीं है, चाहे भले ही बहुत तेज़ी भी ना हो। लेकिन अगर हम बात करें कि इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना हो पैसा, तो क्या उन्हें मिड कैप स्मॉल कैप में अपना एलोकेशन बढ़ाना चाहिए या फिर फ्लेक्सी कैप के जरिए उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पर फंड मैनेजर्स डिसाइड कर सकते हैं? और क्योंकि 2 वजह भी हैं, एक तो अगर आप दिसंबर का एमफी के जो नंबर्स हैं वो देखेंगे तो फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इन्वेस्टर्स ने वहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है। और दूसरी बात, आप क्योंकि खुद फ्लेक्सी कैप फंड मैनेज करती हैं तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है ये समझने का कि कब आपको ज़रूरत पड़ती है स्विच करने की, एक तरह के मार्केट कैप से दूसरे तरह के मार्केट कैप पर फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होती है। तो ऐसे में ऐसे वक्त पर जब चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं पर फिर भी अनसर्टनिटी काफ़ी हैं, तो क्या इन्वेस्टर्स लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप अलग अलग इन्वेस्ट करें, या फिर ये बेहतर होगा यदि नया निवेश कर रहे हैं तो आप फ्लेक्सी कैप के थ्रू आप एंट्री करें? करेक्ट। सो मेरे ख्याल में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कोई भी इन्वेस्टर को ये तय करने के लिए कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। एक तो उनके पास रिसोर्सेज होने ज़रूरी होते हैं विच ऑल्सो इंक्लूड्स टाइम, एंड उतना कॉन्फिडेंस और नॉलेज होना ज़रूरी होता है। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप बेशक से अपने आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अगर ये चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपके पास एक आध चीज़ अगर नहीं है तो ये हमेशा से ही बेहतर रहेगा कि आप ये चीज़ें आप जो कैपिटल एलोकेशन या मूविंग नेविगेटिंग बिटवीन डिफरेंट मार्केट कैप्स का जो ये जॉब है वो प्रोफेशनल को दीजिए, जैसे कि फंड मैनेजर है या कोई भी फंड है। जैसे कि फ्लेक्सी कैप का आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि ये फ्लेक्सी कैप का एट्रीब्यूट ये है कि दैट फंड मैनेजर कैन नेविगेट बिटवीन
different market caps, large cap, mid cap, and small cap, depending upon the opportunities. That opportunity can be, lasting for some time or few days or few months. But we have that added advantage of, because this is our full-time profession, we have that added advantage to either get the information better and act on that information at a quicker, decision making. सो उसकी वजह से हमको ये हमेशा ये एडवांटेज रहा है. आई मीन इफ़ यू आर एबल टू, इफ़ यू वांट टू गिव दैट मनी टू मैनेज in a flexi cap, I think we are able to do much better, take advantage of that opportunity in a much better way. So that is one thing. And I think दूसरी चीज़ ये है कि हर एक निवेशक के रिस्क एपेटाइट पे भी ये निर्भर करता है कि उसको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है. अपने आप को खुद ही सबसे ज़्यादा जान सकते हैं. तो हमको खुद को पता होता है कि मेरी रिस्क क्या है. मेरी रिस्क ये है कि मैं 20% अगर फॉल होता है तो आई एम ओके, बट मेरी रिस्क अगर उतनी भी नहीं है या उससे बहुत ज़्यादा है तो आई कैन डिसाइड कि मुझे कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर ये नहीं है, ये आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कैपेबिलिटी नहीं है, सो ऑलवेज मूव टू अ फंड लाइक फ्लेक्सी कैप. If you want to move beyond equities, there is a beautiful product in the form of multi-asset allocation fund. डेफिनेटली वो भी मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अभी मुझे लगता है कि सारे गोल्स के लिए, सारे आपकी बहुत सारी ज़रूरतों के लिए प्रोडक्ट्स तो हैं ही. यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई दैट प्रोडक्ट. आपने अभी बात की मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की. एनपी के नंबर ये भी बताते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है. तो उसका एक कारण तो मुझे जो पर्सनली लगता है, क्योंकि जहाँ पर भी आप देखते हैं कि रिटर्न्स अच्छे बन रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं. जब स्मॉल कैप में रैली थी तो स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा था, जबकि अब हम नंबर देखें तो स्मॉल कैप में पैसा कम आया है. और इसी तरह से गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में, क्योंकि हमने देखा एक साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स गोल्ड ने डिलीवर किए हैं. और सिल्वर ने भी तो इन्वेस्टर्स ने इन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया है. तो अब एक तो मतलब इस वक्त पर जब गोल्ड में काफ़ी तेज़ी हो चुकी है, सिल्वर में तेज़ी हो चुकी है, तो क्या इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मल्टी एसेट एलोकेशन के थ्रू उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो सही रहेगा? दोनों चॉइसेस हैं. ये भी हो सकता है जैसे आप भी बता रही थी, आपकी अगर कोई नॉलेज है तो आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ कर सकते हैं. तो ऐसे ही वो इक्विटी भी ले सकते हैं, डेट भी ले सकते हैं, गोल्ड सिल्वर अलग अलग ले सकते हैं. दूसरा ये है क्योंकि लेना तो आसान है, लेकिन टाइम पर रीबैलेंसिंग करना पोर्टफोलियो की वो सही हो नहीं पाता है बिकॉज ऑफ मैनी इमोशनल बायसेस. और दूसरी बात एक और भी होती है, टैक्स के एंगल से देखें, जब भी आप स्विच करेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स भी एप्लीकेबल हो सकता है. जबकि अगर आप मल्टी एसेट एलोकेशन के थ्रू लेते हैं या बैलेंस एडवांटेज फंड के थ्रू आप इक्विटी और डेट में करते हैं, तो इन्वेस्टर के हाथ में जब तक वो रेडी नहीं करेंगे तो टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है. स्कीम के लेवल पे अगर आप कर रहे हैं तो उससे उनका नुकसान नहीं होता है, टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती है. तो एनीवे, कमिंग बैक टू मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, तो आप मुझे बताइए कि इन्वेस्टर्स को इस वक्त पर क्या गोल्ड में डायरेक्टली करना चाहिए, ज़्यादा इक्विटी में अलग से करना चाहिए, या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अभी भी आपको बेटर कैटेगरी दिखाई दे रही है? पंकज जी, आपने बहुत अच्छी तरह से ये सब एक्सप्लेन किया. मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में, हमारे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में वी हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी टू गो इनटू प्रेशियस मेटल फ्रॉम 10% टू 50%. सो बहुत बड़ी रेंज है. और हम लोग वो ट्रू टू लेबल की तरह हम लोग वो जब भी ऐसे लगेगा कि गोल्ड एंड सिल्वर इज रियली लुकिंग बेटर दैन एनी अदर एसेट फंड में अभी. हाँ, better than any other asset class, we will increase that range. गोल्ड में तेजी आने के बहुत सारे कारण हैं, पर अभी आप अगर 5-6 साल से देखोगी तो उसके जो कारण है वो फंडामेंटली आर गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस. सो जिसकी वजह से डी डॉलराइजेशन जो बोलते हैं, सारी सेंट्रल ट्रेजरीज ने दे मूव्ड देयर ट्रेजरीज आउट ऑफ द डॉलर एंड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू gold because there was no other such currency which
had confidence और faith in that kind of a currency. कोई भी चीज़, हमारी चीज़ दूसरों को देने के लिए हमको वो कॉन्फिडेंस या वो विश्वास की ज़रूरत पड़ती है, वो किसी और करेंसी में किसी भी देश को नहीं थी। इस वजह से जो गोल्ड एक जो सेफ हेवन एसेट जो माना जाता है, स्टोर ऑफ वैल्यू जो इसे बोलते हैं, उसकी वजह उसमें इन्वेस्ट करते गए। अगर मैं वापस बोलूँ, वही वो डिमांड सप्लाई का जो मैंने एग्जांपल दिया था, प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड इज़ वेरी लिमिटेड एंड इट इज़ टेपरिंग ऑफ। सो थोड़ी सी भी इंक्रीमेंटल डिमांड आ जाएगी तो गोल्ड के प्राइजेस विल स्टे एलिवेटेड। Something is similar is happening into silver, but I will speak maybe at a later stage. But gold का तो ये है। दूसरी बात आपने कही मल्टी एसेट में करनी चाहिए कि डायरेक्टली गोल्ड ETF में करनी चाहिए। इंडियन निवेशकों का, भारतीय निवेशकों की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हमको उनको नए से मल्टी एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे लगता है हमें पहले से ही पता है कि हमको गोल्ड में निवेश करना चाहिए और कोई भी चीज़ के लिए एक सेफ गार्ड या सेफ स्टोरेज करके हमने हमेशा गोल्ड में, ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरी में ही इन्वेस्ट करते आए हैं। सो आप अगर ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रहे हो, गोल्ड ले रहे हो, सेपरेट फिजिकल गोल्ड ले रहे हो और सिर्फ वापस और गोल्ड ETF ले रहे हो, आई थिंक इट्स अ ओवर एक्सपोजर टू गोल्ड एज एन एसेट. Okay. So what happens through multi-asset is that depending upon again the potential to generate better returns, a fund manager takes decides about where to shift, when to shift, and how much to shift. वो Which बहुत is important है यार। हाँ, ये बहुत मतलब रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही मुश्किल होता होगा। तो मेरा तो मानना ये है कि इक्विटी इज अ बेटर long term better return generating asset, and then you should be invested into equity and then gold and silver. पर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में डायरेक्टली कर ले तो करेक्ट, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे घर में भी वैसे ज्वेलरी रहती है। वापस अगर गोल्ड ETF लोगे तो एडिशनल एक्सपोजर है, एंड देन अगेन थ्रू दैट बिकम्स अ ओवर एक्सपोजर टू एनी एसेट क्लास। पर आप सिल्वर की बात कर रही थी कुछ, और इन्वेस्टर्स को बहुत इंटरेस्ट है जानने में। वजह यह है कि गोल्ड में तो जैसे आपने भी कहा, हर घर में इंडिया में थोड़ा बहुत सोना मिल जाता है। ट्रेडिशनली मतलब गोल्ड से काफ़ी प्यार रहा है, तो चाहे वो ETF के जरिए ना हो, बट फिजिकल असेट में इन्वेस्टमेंट देखा जाता है। बट सिल्वर की बात करें तो स्पेशली ETF तो खैर बहुत बाद में आए, लॉन्च भी कुछ टाइम पहले ही हुए, तो चॉइस भी नहीं थी सिल्वर ETF या सिल्वर फंड ऑफ फंड्स की। बट जो तेज़ी हमने देखी कि करीब 175% की ग्रोथ, डबल देन द गोल्ड, तो ऐसे में लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट कहें या लालच कहें बढ़ रहा है। तो अब क्या करना चाहिए? निवेशकों को निवेश करना चाहिए, थोड़ा रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए? आप क्या कहेंगे इस बारे में? सिल्वर एक्चुअली गोल्ड से बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि उसके इंडस्ट्रियल यूसेज भी ज़्यादा होते हैं, और जैसे इंडस्ट्रियल यूज़ है बोले तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से वो चलती है, ऊपर नीचे हो सकती है। तो वो डिमांड ड्राइवर्स आर डिफरेंट दैन द गोल्ड। सिल्वर इज स्टिल रिटेल, रिटेल, इट्स अ रिटेल यूज, अनलाइक गोल्ड. Gold has become like a institutional use. So the buyers or the users or wherever. Gold is retail or silver is retail? इंस्टीट्यूशन मतलब जो सेंट्रल ट्रेजरीज में बोल रही थी, जो गोल्ड जो खरीदा है इतना सारा 1000 टन्स एंड ऑल दैट, इस सेंट्रल बैंक्स ने खरीदा है, जो रिटेल नहीं है, जो 10 और 20% के लिए ना बेचने आएंगे ना खरीदने आएंगे, उनकी जो ज़रूरत है उसी लिए वो खरीद रहे हैं। सिल्वर का वैसे नहीं है। सिल्वर इज अगेन वेरी वोलेटाइल एंड इंडस्ट्रियल यूजेज। अगर इंडस्ट्रियल यूज कम हो जाता है तो शायद सिल्वर की डिमांड कम हो सकती है। सो वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस या ज़्यादा इंफॉर्मेशन जिनके पास है और जो ये सब कर सकते हैं विथ रिसोर्सेज, आई थिंक यू शुड लीव दैट डिसीजन टू देम. But silver still can be, there are multiple uses which are emerging for silver. अनफॉर्चुनेटली गोल्ड के जैसा जो स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है वैसे सिल्वर के बारे में, मतलब उसका स्टोरेज, मतलब एक्चुअल कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, ये सारे डिफरेंट सोर्सेज गिव अ डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स. सो रिलायबल इंफॉर्मेशन इतनी है नहीं, तो थोड़ी सी
बात करने में झिझक होती है. So I think we are also cautious about and conscious about the outlook of the silver. But at least for next 1 or 2 years, that is also looking good. अपर्णा जी, मैंने तो चाहा था कि इक्विटी पे आप पूरा बताएं हमारे व्यूवर्स को, उनका थोड़ा भरोसा बना रहे इक्विटी के ऊपर. हालांकि जिस हिसाब से एसआईपी बुक बढ़ रही है, ये बहुत खुशी की बात है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा अभी भी इक्विटी मार्केट में बना हुआ है. बट आपने इक्विटी के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर पर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की. मुझे उम्मीद है इन्वेस्टर्स का भरोसा और बरकरार रहेगा गोल्ड और सिल्वर पर जैसा आपने कहा कि इन्वेस्टर्स को भी समझना चाहिए कि उतार चढ़ाव यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, वोलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, तो अपना जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से ही एक्सपोजर में आप रिटर्न्स देखकर कि 175% रिटर्न डिलीवर किया सिल्वर ने एक साल में, तो आप पूरा पैसा वहाँ लगा दें, वो शायद गलत होगा. सो अपर्णा जी, थैंक यू वेरी मच. आपने मेरे सभी सवालों के उत्तर दिए और हमारे व्यूअर्स को जो उम्मीद है काफ़ी कॉन्फिडेंस इससे मिलेगा. एक बार फिर से आपका धन्यवाद. धन्यवाद. तो आज हमने विस्तार से चर्चा की अपर्णा शंकर से, और उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में, जैसा वो हमेशा, क्योंकि पहले भी उनसे मुलाकात हो चुकी है, तो वो उनका एक तरीका है, बहुत सरल भाषा में एक्सप्लेन करती है. तो मुझे उम्मीद है कि जैसा उन्होंने कहा, इक्विटी मार्केट में घबराने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ से गिरावट शायद कम हो और थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आउटलुक पॉजिटिव है. और साथ ही सिल्वर और गोल्ड पर भी उन्होंने अपने विचार रखे. मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी. आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी. धन्यवाद. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.